हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में अगर याद हो आप लोगों को, तो हमने पढ़ा था कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, सीओपी क्या होती है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस क्या होता है। अब हम आज लेक्चर 2 की बात करते हैं। तो लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल की बात करेंगे। ओके। अगर कार्नोट साइकिल अगर आपको याद हो तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा हीट इंजन होता है वो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड होता है। और ये जो कार्नोट साइकिल होती है वो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। और एक लाइन आपने ये भी पढ़ी होगी कि ये जो कार्नोट साइकिल होता है ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे प्रोसेस उसमें होते हैं कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, बट अगर हम आइडियल एजम्पशंस लेके चलते हैं तो उस आइडियल एजम्पशन में वो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देता था। जब हीट इंजन की बात की थी तो हीट इंजन के केस में क्या था, जो हमारी हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, जो ट्रू है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ज्यादा एनर्जी होगी वही किसी कम वाले को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ओके। तो वहां पे साइकिल प्रोसेस इजीली हो जाता था, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इजी होता था। तो वहां पे हमारी जो साइकिल आई वो हमारी कॉर्नोट साइकिल कहलाई। बट जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसमिशन तो यहाँ पर भी होता है, हीट यहाँ पर भी ट्रांसफर होती है। बट डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हीट होती है वो इस केस में सिंक से सोर्स की तरफ जाती है, मतलब लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाती है। इसलिए यहाँ पे जो साइकिल यूज्ड होती है वो कार्नोट साइकिल ना होके रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल होता है। जिस तरीके से रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का रिवर्स्ड हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे जो साइकिल होगी वो भी साइकिल हमारी क्या होगी, रिवर्स्ड होगी। इसलिए उसको बोलते हैं रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। तो जनरली जो रिवर्स कार्नोट साइकिल की हम बात करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं एयर रेफ्रिजरेटर या एयर रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। अब बात आती है कि एयर क्यों यूज किया। अगर आपको लास्ट लेक्चर का याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म पढ़ा था, रेफ्रिजरेंट। हमने कहा हीट को सिंक से लेके सोर्स तक ले जाने में एक सब्सटेंस यूज होता है, एक फ्लूइड यूज होता है। वो सब्सटेंस ही हमारा रेफ्रिजरेंट कहलाता है, जो सिंक से सोर्स तक हीट को ट्रांसफर करता है। तो हम जब रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो एयर यूज करते हैं। जब सबसे पहले रेफ्रिजरेशन की बात हुई, सबसे पहले कूलिंग की बात हुई, तो वहां पे ये हुआ कि किसको सब्सटेंस चूज किया जाए। तो हमने दिमाग में हमारा यही आया ना कि सबसे पहले हम उसको चूज करें जो वहां पर इजिली अवेलेबल हो, जिसके लिए हमें पैसे ना खर्चे करने का हो ज्यादा। तो हमारे पास सबसे ज्यादा इजिली अवेलेबल क्या थी, एयर। एयर को लिया हमने, एयर को यूज करके हमने रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया। इसलिए यहाँ पे जो कार्नोट साइकिल हमारी आई, रिवर्स कार्नोट साइकिल आई, जो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देती है इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर। उसने भी जो अपना रेफ्रिजरेंट यूज किया, वो रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज किया, एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया। कि यही एयर को अगर हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं तो जिस तरीके से कार्नोट साइकिल हीट इंजन में मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है, उसी तरीके से रिवर्स कार्नोट साइकिल हमारे रेफ्रिजरेटर के केस में मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देगी। अब अगर आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में हम एयर को बहुत कम जगह पे यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। क्यों कम जगह यूज करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि एयर जो होती है वो अपना फेज नहीं चेंज करती। वो थ्रू आउट दी प्रोसेस, जितना लंबा हमारा प्रोसेस चलता है पूरे प्रोसेस में गैस के फॉर्म में ही होती है। इसलिए इसका जो एनर्जी ट्रांसमिशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से जितना हमें आउटपुट मिलना चाहिए, जितनी हमें परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, उतनी परफॉर्मेंस हमें नहीं मिल पाती। बट अगर किसी और की सब्सटेंस की बात करें, किसी और रेफ्रिजरेंट की बात करें, तो एयर के अलावा जितने भी रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं आज के समय में, आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं आपको रेफ्रिजरेंट के बारे में भी बताऊंगी। तो वो रेफ्रिजरेंट क्या करते हैं, फेज चेंज करते हैं। तो फेज चेंज करने में भी वो क्या करते हैं, हीट को, मैक्सिमम हीट को एब्सॉर्ब करते हैं। मैक्सिमम हीट को एब्सॉर्ब करेंगे यानी मैक्सिमम हीट को सोर्स की तरफ ट्रांसफर करेंगे। मैक्सिमम सोर्स की तरफ हीट ट्रांसफर करेंगे यानी परफॉर्मेंस भी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कम वर्क देने पे ही आपकी हीट ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो रही है सिंक से सोर्स की तरफ। तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर एयर रेफ्रिजरेंट की बात करें तो जितने भी एयरक्राफ्ट सिस्टम होते हैं, जितने हमारे प्लेन्स होते हैं, इन सब में आजकल हम प्रेजेंट टाइम में एयर को यूज कर रहे हैं। वहां पे क्यों यूज कर रहे हैं, अभी हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे हम बातें करेंगे। ओके। अब बात करते हैं एयर रेफ्रिजरेटर की।
जो हमारे किस पे वर्क करता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है इन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द कार्नोट साइकिल कंसीडर्ड इज द रिवर्स कार्नोट साइकिल। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया क्यों। A heat engine working on Carnot cycle has the highest possible efficiency. अभी बताया हमने कि जो हीट इंजन अगर कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी देता है। Similarly, a refrigerating system working on the reverse Carnot cycle will have the maximum COP. इसी तरीके से जो रिवर्स कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर में यूज होता है वो मैक्सिमम COP देगा। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, C से कोफिशिएंट, O से ऑफ, P से परफॉर्मेंस। जो हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्किंग मीडियम। हम कहते हैं, बात आती है कि जो हमारी कार्नोट साइकिल होती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्यों देती है। हम कहते हैं ये जो कार्नोट साइकिल होती है इस पे जो भी हम वर्किंग मीडियम यूज कर रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मतलब आप कोई भी रेफ्रिजरेंट, कोई भी वर्किंग मीडियम यूज करिए, इसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अब जब आगे हम एयर रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साइकिल पढ़ेंगे, बेल कॉलमन साइकिल पढ़ेंगे, बूट स्ट्रैप साइकिल पढ़ेंगे, ये सारी बेसिक साइकिल पढ़ेंगे। वहां पे हम देखेंगे कैसे इफेक्ट आता है हमारे वर्किंग मीडियम का। अब जब रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करते हैं, अगर आपने कार्नोट साइकिल पढ़ी होगी तो याद होगा कि जो हमारी कार्नोट साइकिल होती है, कार्नोट साइकिल में आपके दो प्रोसेस होते हैं, एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। जब हमने हीट इंजन में कार्नोट साइकिल पढ़ा था तो उस केस में जो हमारा प्रोसेस होता था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता था। अब रेफ्रिजरेटर है, रिवर्स्ड है हमारे हीट इंजन का, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो साइकिल होगी वो भी क्या करेगी, रिवर्स फ्लो करेगी, यानी क्लॉकवाइज ना मूव करके एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले एक बात दिमाग में आएगी, साइकिल का यूज क्यों है, रिवर्स कार्नोट साइकिल हम पढ़ क्यों रहे। बात ये आती है कि जब हम कहते हैं कोई भी काम कंप्लीट होता है तो ऑब्वियस सी बात है किसी को काम को करने में आप डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से होके गुजरते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने सोचा और वो काम हो गया। इसी तरीके से जो कूलिंग इफेक्ट होता है ये नहीं कि आपने हाँ सोचा कूलिंग हो गई, सिंक से सोर्स की तरफ गया टेम्परेचर, हमें कूलिंग मिल गई। सिंक से सोर्स की तरफ हीट को जाने में और कूलिंग इफेक्ट होने में एक कंप्लीट प्रोसेस यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स यूज होते हैं। जब उन सारे स्टेप्स को आपस में मिलाते हैं, मतलब जहां से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पे आके खत्म होते हैं, तो वही हमारा एक साइकिल बनता है। और यहाँ पे जिस साइकिल में मूव करके हमें कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है उसी साइकिल को हमने बोल दिया रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब जब रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हम जितनी भी साइकिल्स होते हैं उनको दो मेजर प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्लेटफॉर्म हमारा कहलाता है प्रेशर एंड वॉल्यूम प्लेटफॉर्म, दूसरा हमारा कहलाता है टेम्परेचर एंड एंट्रोपी प्लेटफॉर्म। अब जब हम प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस केस में हमने अपने कार्नोट साइकिल को ड्रॉ किया है। प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, प्रोसेस 2 से 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, प्रोसेस 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, प्रोसेस 4 से 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सिमिलरली इसी प्रोसेस को हमने टीएस डायग्राम पे ड्रॉ किया। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 से 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। जब हम प्रोसेस 1 से 2, एरो जरूर याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल जो हमारी साइकिल होती है वो किस डायरेक्शन मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए एरो ये और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब प्रोसेस 1 से 2 की बात करते हैं। जब प्रोसेस 1 से 2 बात करते हैं तो हम कहते हैं जो भी हमारा वर्किंग मीडियम होता है, वर्किंग मीडियम हमारा प्रोसेस 1 से स्टार्ट हुआ। 1 की बात करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पॉइंट 1 पे टेम्परेचर क्या है, T1। याद करिए T1 अगर देखें टीएस डायग्राम में तो T1 क्या है, लोअर टेम्परेचर, और T2 T3 क्या है हमारे हायर टेम्परेचर। T1 लोअर टेम्परेचर है मतलब किसका टेम्परेचर हुआ, सिंक का। T2 T3 हायर टेम्परेचर मतलब किसके टेम्परेचर हुए, सोर्स के। ओके, तो हम कहेंगे यहां से लोअर टेम्परेचर से लोअर सिंक पॉइंट 1 से हमारा प्रोसेस कहाँ पहुंचा, 2 पे पहुंचा। किस प्रोसेस के थ्रू, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की। यहाँ पे हमारा जो भी वर्किंग मीडियम है, जो भी रेफ्रिजरेंट है, क्या रेफ्रिजरेंट है हमारा यहाँ पे, एयर। यहाँ पे जो एयर होती है वो कंप्रेस्ड होती है। कैसे कंप्रेस्ड होती है, आइसेंट्रोपिकली।
अगर आपको याद हो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी हीट का ट्रांसमिशन नहीं होता है। जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 होता है। ओके, तो प्रोसेस 1 से 2 की बात करते हैं, तो यहाँ वर्किंग मीडियम को आइसेंट्रोपिकली हम कंप्रेस्ड करते हैं, मतलब इस तरीके से कंप्रेस्ड करते हैं कि कोई भी हीट का ट्रांसमिशन ना हो पाए। जब किसी चीज को कंप्रेस्ड करेंगे, दबाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो प्रेशर है वो हमारा क्या हुआ, P1 से क्या बढ़ा तक बढ़ गया, P2। अब जब प्रेशर बढ़ा है तो ऑब्वियस, जब किसी चीज को दबा रहे हैं, कंप्रेस्ड कर रहे हैं, उसका प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो गया, V1 से क्या हो गया, V2 डिक्रीज हो गया। अब किसी चीज का जब प्रेशर बढ़ता है, किसी चीज पे आप दबाव लगाते हैं, उसका प्रेशर बढ़ता है, तो और साथ ही साथ उसका क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर T1 था वो बढ़ के कितना हो गया, T2 हो गया। क्लियर। अब यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो प्रोसेस कहाँ पे जाती है, 2 से 3। प्रोसेस 2 से 3 यहाँ पे कहते हैं कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा, इस कंप्रेशन प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब प्रोसेस आपको ऐसा करना है, आपको वर्किंग मीडियम को ऐसे कंप्रेस्ड करना है कि कोई भी उसमें टेम्परेचर में चेंजेस ना आए। कंप्रेस्ड कर रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, तब भी यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रेशर होगा वो P2 से बढ़ के क्या हो गया, P3। साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, V2 से क्या हो गया हमारा, V3। अगर आप देखिए तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम बढ़ना इधर है ना, और वॉल्यूम जा किधर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वॉल्यूम हमारा V2 से क्या हो गया, V3। अब प्रोसेस 3 पे पहुंच गए, प्रोसेस 3 से पहुंचे तो प्रोसेस 3 से 4 की बात है। अब जो हमारा कंप्रेस्ड वर्किंग मीडियम है, हाई प्रेशर जो एयर है, उस हाई प्रेशर एयर को आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करेंगे। मतलब उस हाई प्रेशर एयर को हम एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड करेंगे, और कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फिर से कोई भी हीट ना ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी, यानी हीट ट्रांसमिशन यहाँ पे 0। तो जब एक्सपेंशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा, तो प्रेशर 3 से क्या पहुंच गया, 3 से 4। बट इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, वर्किंग मीडियम को फैलने की जगह मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, V3 से V4 की तरफ इंक्रीज हो गया। अब प्रोसेस 4 की बात करते हैं, जहां पे एक्सपेंडेड हमारे पास एयर मीडियम है। वो एक्सपेंडेड एयर मीडियम प्रोसेस 4 से 1 पे जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे। यानी यहाँ पर जो भी टेम्परेचर में चेंजेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, नेग्लिजिबल। भाई प्रोसेस 3 से 4 की बात करें तो प्रोसेस 3 से 4 पे देखिए, 2 से 3 टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन है। 3 से 4 पे जब प्रेशर घट रहा है, आप इस चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात उसका टेम्परेचर भी घटेगा, तो हमारा टेम्परेचर T3 से कहाँ पहुंच गया, T4 पे। अब प्रोसेस जब 4 से 1 पे गया, कैसा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T4 का टेम्परेचर किसके बराबर रहेगा, T1 के बराबर, यानी T1 बराबर क्या हो गया, T4। बट एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर हमारा डिक्रीज, प्रेशर हमारा कहाँ से डिक्रीज, 4 से कहाँ पहुंच गया, P1, P4 से P1। बट प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो उसके साथ ही साथ वॉल्यूम भी क्या करेगा, हमारा बढ़ेगा, तो यानी वॉल्यूम हमारा क्या होगी, V4 से V1 हो गया। यही बात है हमें, यानी जो एयर मीडियम 1 से स्टार्ट हुआ था वही एयर मीडियम हमारे कहाँ पहुंच गया, वापस 1 पे पहुंच गया। जो भी प्रोसेस हुआ किसमें कंप्लीट हुआ, एक साइकिल में, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में कंप्लीट हुआ। कौन से प्रोसेस के साथ, आइसेंट्रोपिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ। तो यही हमारी क्या कहलाई, रिवर्स कार्नोट साइकिल, जिसपे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। अगर हम कूलिंग इफेक्ट की बात करते हैं कि कितना हमें कूलिंग इफेक्ट मिला, तो हम कहेंगे टीएस डायग्राम में ये जो हमारा रीजन होगा 4 से 1 के नीचे की जो भी रीजन होगा यही हमारा कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि यहीं पे टेम्परेचर हमारा ड्रॉप हुआ है। तो ये जो रीजन होगा ये हमारा क्या कहलाता है, कूलिंग इफेक्ट रीजन कहलाता है। अब आगे अगर बढ़ते हैं, ध्यान से देखें, तो कुछ वैल्यूज निकालने की बात करते हैं। ये चीजें मैंने वही लिखी हैं। एट पॉइंट 1 आपको पता है, पॉइंट 1 पे जो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम होगा उसको P1 V1 T1 से हो गया, 2 पे जो होंगे वो P2 V2 T2 से हो जाएंगे, पॉइंट 3 पे जो होगा वो P3 V3 T3, पॉइंट 4 पे P4 V4 एंड T4। जो भी चीजें हमने आपको बताई अभी यहाँ पे, वही चीजें हमने यहाँ प्रोसेस में मेंशन कर रखी है। देखिए अभी बोला ना आपको, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में नो हीट इज एडेड और रिमूव बाय द एयर।
अब जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है उसकी बात करते हैं। तो कहा गया ना, द हीट रिजेक्टेड बाय द एयर ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन पर केजी ऑफ एयर। अभी क्या हो रहा, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या रहे हैं, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। आप कंप्रेस्ड कर रहे हैं ना, जब किसी चीज को कंप्रेस्ड करेंगे तो या तो वो अपने टेम्परेचर में चेंजेस करेगी, और अगर आप टेम्परेचर में चेंज नहीं करना चाहेंगे तो वो हीट को क्या करेगी, बाहर की तरफ निकालेगी। तो जो भी हीट रिजेक्ट की गई एयर के थ्रू, उस हीट रिजेक्शन को हम कैसे निकालेंगे। अगर प्रोसेस 2 से 3 की बात की जाए, प्रोसेस 2 से 3 की बात की जाए, तो जो हमारा रिजेक्शन है यही प्रोसेस 2 से 3 है। कितनी हीट रिजेक्ट होगी, यही पूरी हीट रिजेक्ट होगी। ये जितना हमारा एरिया है यही पूरा हीट रिजेक्ट हो जाएगा, इतना हीट बाहर लेके निकलेगा। तो एंट्रोपी के टर्म में अगर आपको ये पता हो, एंट्रोपी के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि जो एंट्रोपी होती है, ds इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई टी। आपने पढ़ा होगा, द एंट्रोपी इज इक्वल टू dq बाई टी, जहाँ q था हमारा हीट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो अगर हम हीट की वैल्यू निकालना चाहें तो हीट क्या हो जाएगी हमारी, एंट्रोपी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। कौन सी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो अगर चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं, एंट्रोपी में चेंज कितना हो रहा है, S2 से S3, S2 से कितना हो रहा है, S3। तो हम लिखेंगे चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, S2 माइनस S3, साथ ही इसमें टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करो, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T3 या T2, आप जो भी लिखना चाहें, क्योंकि दोनों टेम्परेचर हमारे क्या है, सेम है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास देखिए, यहाँ पे जो आइसोथर्मल कंप्रेशन मिला, इसमें जो हमारा हीट मिला 2 से 3 में जितनी भी हीट ट्रांसमिट हुई वो हमारी क्या हो, T3 S2 माइनस S3 या फिर T2 S2 माइनस S3। सिमिलरली अगर हम अब बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस की, तो अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करना मतलब क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब उसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यही बात है ना, प्रेशर डिक्रीज होने यानी क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज यानी उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ से, जब टेम्परेचर में हम कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे हैं तो टेम्परेचर का डिक्रीज का कोई चांस ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, एयर क्या करेगा, सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और सिस्टम हमारा क्या है यहाँ पे, कोल्ड बॉडी। उससे जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो उसको क्या करेगा, ठंडा करेगा। बिना चेंज के टेम्परेचर में उसको तभी ठंडा कर पाएगा। तो हमारे उस केस में जो हमारा Q41 हो जाएगा वो एरिया 4123 हो जाएगा। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल हीट क्या होती है, टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी। प्रोसेस हमारे 1 से 4 में गया है ना, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगी, 1 से 4 पे, S1 माइनस S4। टेम्परेचर 4 और 1 पे क्या है, बराबर है, क्योंकि आइसोथर्मल है, तो चाहे T4 लिखिए चाहे आप T1 लिखिए। तो आप लिख सकते हैं T4 इज इक्वल टू S1 माइनस S4, T4 इज इक्वल टू S2 माइनस S3। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की, किसकी बात करते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में, तो आइसेंट्रोपिक वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हीट ना ऐड होती है ना रिमूव, ना हीट ऐड होगी ना रिमूव होगी, तो उस केस में एंट्रोपी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है। अगर एंट्रोपी के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि एंट्रोपी होती क्या है, तो हम कहते हैं एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस मतलब क्या होता है यार, रैंडमनेस आप समझते हैं इधर उधर तितर बितर होना। तो हमारे एंट्रोपी की बात करते हैं, एंट्रोपी कहता है हम हीट डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप मुझे हीट देंगे, ऑब्वियसली किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें क्या रहे अंदर रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप हमारे में से हीट बाहर निकालेंगे तो हमारी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो जब यहाँ पे कोई हीट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में 1 से 2 की बात करिए या 3 से 4, जब दोनों में ना कोई हीट रिमूव हो रही है ना कोई ऐड हो रही है, तो उस केस में जो एंट्रोपी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जो लास्ट में हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में 1 से 4 पे लिखा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, T1 या T4, आप जो भी लिखिए, T4 S4 माइनस S1, या फिर लिख सकते हैं, सॉरी, T4 जो बड़ा है लिखेंगे पहले, S1 माइनस S4 या फिर S2 माइनस S3, दोनों सेम चीजें हो जाएंगी। तो वही चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं। आप जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, T4 S1 माइनस S4 इक्वल टू T4 S2 माइनस S3 इक्वल टू T1 S2 माइनस S3। अब वर्क डन देखना है हमें, वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल पर केजी ऑफ एयर, टोटल वर्क डन क्या मिला हमें इस केस में। तो क्या हो जाएगा वर्क डन, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब। कितना हीट रिजेक्ट किया गया है आपको बताया पहले, T2 S2 माइनस S3 निकाल चुके हैं। कितना हीट एब्जॉर्ब किया, T1 S2 माइनस S3।
T2 माइनस T1, S2 माइनस S3, यही हुआ। अब COP की बात करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे चीज आएंगे, लोग कहेंगे कि वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, वर्क डन हमें तो देना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी काम को करने के लिए उसे कितना काम देना है, या फिर किसी भी काम को करवाने के लिए सामने वाले को क्या इनपुट देना है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है कि उसके जितना उसके पास इनपुट है और आउटपुट पाने के लिए उसे जितना वर्क डन करना है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हम उसे एक्स्ट्रा वर्क देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम करने हैं, 10 घंटे में काम फिनिश करना है और आप अकेले उस काम को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, और आपको पता है अगर एक बंदा कोई आपको दिला जाएगा तो आपका वो काम खत्म हो सकता है, तो आप कैसे डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे? तो सेम यहाँ पे ये चीज है, ये वर्क डन निकाल लिया हमने। वर्क डन क्या मिला? T2 माइनस T1, S2 माइनस S3। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल की? हीट एब्सॉर्ब अपॉन वर्क डन पर साइकिल। हीट एब्सॉर्ब कहाँ पे हो रही है? लास्ट वाले पॉइंट पे। हीट एब्सॉर्ब मतलब क्या हुआ? एयर ने किससे एब्सॉर्ब की? अपने सोर्स, सॉरी, सिंक 1 से एब्सॉर्ब की। जब सिंक 1 से उसने हीट को एब्सॉर्ब किया तो हमारे पास क्या हो? Q41 डिवाइडेड बाय वर्क डन। Q41 आपने निकाला T1 S2 माइनस S3, T2 माइनस T1 S2 माइनस S3, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गई हमारी COP ऑफ रेफ्रिजरेंट, T1 अपॉन T2 माइनस T1। याद रखिएगा, T1 क्या था? 0.1। 0.1 कहाँ था? सबसे लोअर पॉइंट पे, यानी किसका टेम्परेचर हुआ? सिंक का। T2 कहाँ था? टॉप पे, यानी सबसे ऊपर पॉइंट। जब टेम्परेचर ज्यादा, यानी किसका टेम्परेचर हुआ? सोर्स का। तो T1 यहाँ पे टेम्परेचर हुआ हमारा सिंक का, T2 हमारा टेम्परेचर हुआ किसका? सोर्स का। ओके, तो हम अब कुछ पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स निकल के आते हैं, ध्यान से समझिएगा। सीओपी की बात करते हैं तो हम कहते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट बिटवीन द फिक्स्ड टेम्परेचर लिमिट। कहता है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल तब बहुत एफिशिएंट होता है अगर हम टेम्परेचर जो हमारे हैं T1 और T2 को, उनको फिक्स्ड कर देते हैं। इनका टेम्परेचर लिमिट को हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं कि एक लिमिट के बियॉन्ड इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे T1 हमारा सिंक का टेम्परेचर है, तो हम कह दें कि सिंक मतलब लोअर टेम्परेचर, सबसे मिनिमम टेम्परेचर, तो हम कहते हैं भैया 0 डिग्री से 0 डिग्री के अबव ना जाए, 0 डिग्री ही रहे, वो हमारा मिनिमम टेम्परेचर हो गया। T2 हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर, हम कहते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा मान लिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे क्या हो गए? फिक्स टेम्परेचर हो गए, ना 27 से बिलो जाए, ना इधर 0 से अबव जाए, तो ये हमारे फिक्स टेम्परेचर लिमिट। तो कहते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल सबसे ज्यादा एफिशिएंट तब होता है जब हमें एक फिक्स टेम्परेचर लिमिट मिलती है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नो रेफ्रिजरेटर हैज बीन मेड यूजिंग दिस साइकिल। कोई भी रेफ्रिजरेटर इस साइकिल को लेके नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बना? ध्यान से समझिए। हमारे यहाँ दो प्रोसेस है। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा प्रोसेस है वो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हम कहते हैं अगर ये कंडीशन हो, आइडियल कंडीशन हो, तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। अब ये साइकिल प्रोसेस पॉसिबल क्यों नहीं है? दो प्रोसेस है, एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और एक हमारा कैसा? आइसोथर्मल। आइसेंट्रोपिक कहता है कि आप प्रोसेस ऐसा करिए, आप इस तरीके से चलिए, किसी साइकिल को चलाइए कि उस साइकिल में चलने में, यानी प्रेशर चेंज होने या वॉल्यूम चेंज होने में कोई हीट ना एब्सॉर्ब हो ना रिजेक्ट। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है ना कि इतनी तेजी से प्रेशर में चेंजेस हो या इतनी तेजी से वॉल्यूम में चेंजेस हो कि वहां पे हीट का ट्रांसमिशन हो ही ना पाए। अब उसी का उल्टा आइसोथर्मल क्या बोलता है? आइसोथर्मल कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन ना आए। अब खुद सोचने वाली बात है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो कैसे कह दें कि टेम्परेचर में चेंजेस नहीं मिलेंगे? ये तभी पॉसिबल होगा कि हम जो आइसोथर्मल प्रोसेस में करें, यानी प्रेशर में चेंजेस जो भी करें वो इतने स्लोली करें कि हमारे टेम्परेचर में कोई चेंजेस मिले ही ना, तभी उसे आइसोथर्मल बोल सकते हैं। आइसेंट्रोपिक बोलता है कि इतना फास्ट हो प्रोसेस कि हीट में कोई चेंजेस ना मिले। वहीं आइसोथर्मल कहता है इतना स्लो प्रोसेस हो कि कोई टेम्परेचर में चेंजेस ना हो। दोनों एक दूसरे की अपोजिट कंडीशन, वो जो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है या कार्नोट साइकिल होती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बस एक हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक हमारी आइडियल कंडीशन है कि अगर ऐसा हो तो हमें इतनी मैक्सिमम कंडीशन हमें मिलेगी। ओके, चलिए कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो सीओपी होते हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक T1 सिंक के टेम्परेचर, लोअर बॉडी टेम्परेचर, एक किस पर डिपेंड करती है? T2 मतलब हाइयर टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर। कहते हैं अगर T1 को बढ़ा देते हैं, किसको?
T1 को बढ़ा देते हैं तो हमारी सीओपी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या लिखा है ना, हाई वैल्यू ऑफ T1 इंक्रीजेस द सीओपी। ऑब्वियस ही बात है, T1 को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी सीओपी बढ़ जाएगी। और लो वैल्यू ऑफ T2 विल मेक सीओपी हाई, और वहीं T2 की वैल्यू कम कर दे तो हमारी सीओपी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर T1 T2 बराबर हो जाए तो सीओपी हमारी क्या हो गई, अगर T1 T2 बराबर है तो सीओपी हमारी इनफाइनाइट हो गई, जो पॉसिबल ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी सिस्टम का किसी भी साइकिल की सीओपी इनफाइनाइट हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा T1 और T2 के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। ये हम कभी नहीं कह सकते कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो हमारी साइकिल बहुत बेस्ट हो जाए। अगर T1 T2 इक्वल हो गए तो सीओपी हमारी इनफाइनाइट, जो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ऑलवेज T1 और T2 में एक फिक्स टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हम कहते हैं जो हमारा सीओपी होता है, कहते हैं सीओपी हमारे विंटर्स में, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे रेफ्रिजरेटर की विंटर में ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू समर। अब कैसे, ध्यान समझिएगा। अगर हम विंटर की बात करते हैं, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रेफ्रिजरेटर का, आइस। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। यानी जो सिंक का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बाहर सराउंडिंग है विंटर्स की, सर्दियों की बात करते हैं तो हमने मान लिया सर्दियों में एक एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, यानी T2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 डिग्री। तो अब बात करते हैं T1/T2 माइनस T1, यही सीओपी होती है। T1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0, पहले ही माना था हमने, प्लस 273। ऑलवेज टेम्परेचर को हम केल्विन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जहां पे डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो T1 लोअर बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया, 0 प्लस 273 डिग्री। अब नीचे है T2 माइनस T1। T2 मतलब सोर्स टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो T2 हमारा कितना है, 20। अब T1 हमारा कितना है, 0। तो आप 20 प्लस 273 करिए, माइनस 0 प्लस 273 करिए, तो यही वाली आएगी 20 माइनस 0। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी मिली, 273 डिवाइडेड बाय 20। अब वही समर्स की बात कर दें। समर में लोअर बॉडी टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है, कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वही हमारा मिनिमम टेम्परेचर है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर बात करें, T2 की बात करें, तो कितना होता है हमारा एवरेज टेम्परेचर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मान लें 40 45 कहीं कह सकते हैं ना, गर्मियों में ये टेम्परेचर होता है हमारा। तो अब इस केस में जब सीओपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू, T1 तो वही रहेगा 0 प्लस 273। यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 0, तो वैल्यू आ जाएगी 273 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ पे आया 273 डिवाइडेड बाई 20, और ये आया 273 डिवाइडेड बाई 40। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किसके, इस वैल्यू की। यही बात है। तो हम कहेंगे जो विंट, इसीलिए कहते हैं जो रेफ्रिजरेटर होता है वो विंटर्स में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयर टू समर, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जब कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो कार्नोट होता है वो रेफ्रिजरेटर के केस में एयर कंडीशनिंग में ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी देता है। मतलब अगर इसी रिवर्स कार्नोट साइकिल को आप रेफ्रिजरेटर में चलाने में यूज करिए और इसी रिवर्स कार्नोट साइकिल को आप एयर कंडीशनिंग में यूज करिए, मतलब रूम को ठंडा करने में यूज करिए, तो रूम को ठंडा करने में उसकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे, अब जब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर के केस में एक जनरल मान के चलिए कि रेफ्रिजरेटर केस में आपका जो मिनिमम टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं आप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपके आइस का टेम्परेचर होगा। और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 सोर्स टेम्परेचर कितना मान लें आप, हम 40 मान लेते हैं, ओके, जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है। तो अगर सीओपी की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर केस में सीओपी कितनी हो गई, T1 T2 माइनस T1 है 0 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 0 माइनस, ये आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गई है, 40 माइनस 0 होगा, तो हो गया 273/40। अब यही एयर कंडीशनिंग प्लांट की बात करिए। एयर कंडीशनिंग मतलब जैसे हम रूम की बात करते हैं, अगर अपने में मुझे अपने रूम को ठंडा करना हो तो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 हमारा कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पहले केस में भी था। बट T1 लोअर टेम्परेचर, कमरे का मिनिमम टेम्परेचर आप कितना रखेंगे, 20 डिग्री रखेंगे, 15 डिग्री रखेंगे, 16 डिग्री रखेंगे, 0 तो रखेंगे नहीं। तो हमने मान लिया 20 डिग्री रखते हैं, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 प्लस 273, और T2 कितना है हमारा सराउंडिंग, 40 प्लस 273 माइनस 20 प्लस 273, सॉल्व करें 293/20। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 293 डिवाइडेड बाय 20 और 273/20, सॉरी 40, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 293 डिवाइडेड बाय 20 इज ग्रेटर देन 273/40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है एयर कंडीशनिंग प्लांट का वो ज्यादा होता है सीओपी ऑफ आइस प्लांट के। क्लियर,
तो दो चीजें हमें एकदम क्लियर हो गई कि अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर हमारे विंटर्स में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयर टू समर। दूसरी बात करते हैं कि अगर हम रिवर्स कार्नोट साइकिल का आइस प्लांट में या फिर एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज करते हैं तो एयर कंडीशनिंग प्लांट में उसकी सीओपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइस प्लांट। ओके, तो ये आपके पूरे ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया हमारे रेफ्रिजरेशन का। रेफ्रिजरेशन होता क्या है, पहले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने। अब इस लेक्चर में हमने पढ़ा रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है, कैसे काम करती है, और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने स्टडी किया। ओके, बाकी जो चीजें होंगी वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। काफी डिटेल में हमें पढ़ना है कि आरएसी में और क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से साइकिल होते हैं, किस पे हमारे घर की फ्रिज काम करती है, फिर हम एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर एल्डर वंस। थैंक यू।